हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिस घटना चक्र की जो आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आती है। मतलब इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, बेसिकली स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में या किसी भी जनरल एग्ज़ाम में जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक पोर्शन है। अब इसको पढ़ने के या तो आप टेक्सचुअल बेस पे पढ़ लीजिए, वो भी बुक आपको अवेलेबल है, या तो आप पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ लीजिए। तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में क्या रहता है, आपको फ्लो चार्ट्स की हेल्प से या पाई चार्ट की हेल्प से इन सब तरीक़ों से कंटेंट प्रोवाइड किया गया। तो ये जो उनकी 2024 की पब्लिकेशन है हम उसको पढ़ने वाले हैं, GS 6th दृष्टि। एज़ ऑलवेज़ आपको इसका अगर PDF चाहिए तो ये आपको PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आपको पूरी बुक चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, राइट। सो डोंट वरी, हमारा जो यूपी जीके का सेशन जो सीरीज़ चल रही है वो भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, थोड़ा ज्योग्राफी, जो बुक्स मुझे अवेलेबल हो रही हैं उनके साइमल्टेनियसली हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे सपोज़ आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक का, उसके बाद हम लोग प्रीव्यू वाली बुक पढ़ लेंगे जिसको हिंदी में पूर्वालोकन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू का फर्स्ट चैप्टर भी साथ में देख लेंगे जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस हैं। तो क्या रहेगा आपका मतलब कंटेंट जो हमको पढ़ना है प्लस आपके PYQs, वो दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंटेंट का, फर्स्ट चैप्टर PYQs का। ऐसे ही जब हम सेकंड चैप्टर कंटेंट का उठाएंगे तो सेकंड चैप्टर PYQ का उठा लेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। सिमिलरली जब हम बाकी सब्जेक्ट्स उठाएंगे तो भी हम इसी सिंक में काम करेंगे, कंटेंट और PYQs दोनों, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। सो देखो इसमें चैप्टर्स आपके 6-7 तो नहीं है, ज़्यादा ही होंगे। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे। सो लकीली आई गॉट बुक इन इंग्लिश मीडियम, फिर भी बोलचाल की भाषा में ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इंग्लिश हिंदी मिक्स में, ठीक है। देन हमारे पास इकोलॉजी का चैप्टर है जिसमें फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, पिरामिड्स होते हैं और मूवमेंट्स है, इकोलॉजिकल सक्सेशंस हैं, ये सब कुछ पढ़ लेंगे। देन बायोडाइवर्सिटी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स हैं, सेंचुरीज़ हैं जिसमें मैप्स बहुत सारे करने होंगे, ठीक। ऑल्टरनेटिव एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, ये सब कुछ, पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, इसमें डिफरेंट एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2016 6 EPA, ये सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, and then important dates. So these will be the chapters. So today we are going to start with chapter number 1, that is environment and sustainable development. मोटा मोटा हमको क्या पढ़ना है, environment क्या है, ठीक, sustainable development क्या होती है, environment cycles क्या हैं, एटमॉस्फेयर क्या रहता है, एक्ट एंड पॉलिसीज़ इससे रिलेटेड क्या क्या बनी हुई हैं, और कौन कौन सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, राइट। तो देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंट होता क्या है, व्हाट डज़ द वर्ड इन्वायरमेंट इंडिकेट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। तो इन्वायरमेंट का मतलब वो सब कुछ है जो हमारे सराउंडिंग में चल रहा है, द एंटायरनेस ऑफ आवर लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक। जो भी हमारे नियर बाय में सारी लिविंग चीज़ें चल रही हैं या नॉन लिविंग चीज़ें चल रही हैं, उन सबको इन्वायरमेंट बोला जाता है। अभी इसको दो वर्ड्स में आप डिवाइड कर सकते हो, इन्वायरन और मेंट। सो इन्वायरन एक फ्रेंच प्रेपोजिशन है, ठीक है, और मेंट जो है सफिक्स है जिसको नाउन बोलते हैं। देखो प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, पोस्टफिक्स जो बाद में लगते हैं, ठीक। तो वैसे एक सफिक्स होता है जिसको नाउन बोला जाता है। तो लिटरल मीनिंग में अगर हम बात करें इन्वायरमेंट क्या है, सो द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस बाय विच वन इज सराउंडेड, है ना। अब सर्कमस्टांसेस तो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं ना, और लिविंग्स भी हो सकते हैं, कंडीशंस भी लिविंग नॉन लिविंग्स हो सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे और हवा पानी को ही आप लोग इन्वायरमेंट बोलते हो, राइट। आपने बहुत सुना होगा कि हम दिल्ली प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट पढ़ने वाला है। तो क्या हवा पानी मिट्टी की बात हो रही, नहीं, माहौल की बात होती है, ठीक है, आसपास का ऑरा, आसपास की वाइब। सो आपके नियर बाय में जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी कंडीशंस चल रही हैं, जिससे भी आप घिरे हुए हैं, उसको आपका इन्वायरमेंट बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात की जाए, जो कि इंडिया का एक एक्ट है, ये सारे एक्ट्स आप अभी इनकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे।
तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की लिटरल मीनिंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडेड एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरेक्शन विद देम। बहुत सीधी सी बात, ठीक है। ये आपके सराउंडिंग में होने वाले जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपकी बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं। अब बायोलॉजिकल में आपका हवा पानी आ जाता है, ठीक, हवा पानी मिट्टी ये सब चीज़ें, ठीक। इन सारे सर्कमस्टांसेस जो भी एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में है, वो ऑर्गेनिज्म देखिए हम हो सकते हैं, मेन हो सकते हैं या वुमेन, इट्स पीपल इन जनरल, ठीक, या आपके ट्रीज़ हो सकते हैं, या आपके छोटे मोटे रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। ये सब, तो ये प्लस ये और इन सब के बीच का इंटरेक्शन, इनका इनसे लेना देना, इनका इनसे लेना देना, इस सब को इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक। ये तो हो गई ईपीए के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन। एक आम भाषा में अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन की बात करें तो प्लेसेस, पीपल, थिंग, नेचर, ठीक, जो जगह है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो नेचर है, ये सब जब सराउंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक, तो उसको इन्वायरमेंट बोल दिया जाता है, राइट। अभी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या रहते हैं, देखो बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो कि हमने टॉप वाली डेफिनेशन में देखा था, ठीक है, फिजिकल और बायोलॉजिकल ईपीए वाली डेफिनेशन में। तो फिजिकल में क्या हो गया, आपका लिथोस्फेयर हो गया, लैंड साइकिल जिसको बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर हो गया जिसको एयर साइकिल बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर हो गया जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक। तो सारे साइकिल्स जो हो गए ये, उसके बाद बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आपका फ्लोरा और फौना हो जाता है। फ्लोरा जो आपके फ्लावर्स, ट्रीज़, ये सब चीज़ें होती है, फौना जो आपका वाइल्ड लाइफ और लिविंग आपके जानवर जंतु जो भी होते हैं, ठीक। ये एग्ज़ाम विजन में जो भी आपको बॉक्स में चीज़ें दी हुई हैं, ये एक्चुअली में कायदे से एक तरीके का PYQ ही है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। तो उन्हीं को वन लाइनर में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक। सो इन ईयर 2014 द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाज चेंज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, देखो मिनिस्ट्री वगैरह कैसा याद किया जाता है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक। तो इसको बदल दिया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कब हुआ था, ये जो अभी जो चेंज हुई 2014 में, इसको बनाया कब किया गया, तो इसको 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी सर जब थे उस समय पर बनाया गया था, ठीक। ईपीए कब पास किया गया था, 86 में, ठीक है। क्रोनोलॉजी आप थोड़ी सी समझ सकते हैं, 1985 में क्या हुआ, एक मिनिस्ट्री बना दी गई, मिनिस्ट्री के जस्ट बनाने के बाद 86 में क्या किया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया गया। अभी ये क्रोनोलॉजी आप याद रखना, जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक ये आपके इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट देखेंगे, इंडिया में कब शुरू हुआ, कब इंडिया में यहाँ की गवर्नमेंट्स ने, यहाँ के लोगों ने कब इन्वायरमेंट को एक प्रॉब्लम की तरीक़े से कंसिडर किया, या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को एक प्रॉब्लम के तरीके से कंसिडर किया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक इशू के तरीके से माना, उस समय में बहुत सारे एक्ट और लॉज बनाए गए, ठीक। तो ये बेसिक क्रोनोलॉजीज हम लोग थोड़ा दिमाग में रखेंगे, ओके। नाउ मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस दैट सराउंड ह्यूमन बीइंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद इनका एक इंटरेक्टिव सिस्टम होता है, इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल और कल्चरल एलिमेंट में। बायोलॉजिकल हमने पढ़ लिया फ्लोरा फौना, फिजिकल हमने पढ़ लिया लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ वाटर, एयर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट सराउंड अस, बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस। देन इन्वायरमेंट के मल्टी एस्पेक्ट्स देखिए क्या रहते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियल इकोसिस्टम रहता है ना, जो बहुत छोटे स्केल पर चलता है, जहाँ पे बैक्टीरियाज काम करते हैं। उसके बाद एक ट्री इकोसिस्टम रहता है जो बहुत लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल क्या है, जो हमको दिखने में थोड़ा स्मॉल रहता है, अंदर अंदर ही चीज़ें चल रही होती है। ट्री इकोसिस्टम तो विजिबल है ना आंखों से, इसलिए लार्ज स्केल हो जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को अगर आप देखो तो ये एज अ रिसोर्स भी काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक। सब कुछ ही हम जो भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं आज के समय में, वो सब नेचर की बात की जाए तो सब नेचुरल हमको इन्वायरमेंट से ही मिल रहा है, राइट। एज अ कंट्रोलर भी है ना। कंट्रोलर कैसे है भाई, जहाँ आप ज़्यादा अति करते हो फिर वहाँ पे वो सब चीज़ कंट्रोल कर लेता है ना। हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी तो सब कुछ उड़ा पुड़ा के ख़त्म कर देंगी। अभी आजकल की डेट में आप फ्लड्स देख रहे हैं कितनी जगह पे, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं,
ओके। की कॉम्पोजिशंस में अगर हम देखें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, बायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। ए बायोटिक चीज़ें होती हैं जिसमें फिजिकल या नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे सन हो गया, विंड हो गई, ये ए बायोटिक है। ठीक। कॉज ऑफ वेरिएशन, तो हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग कभी क्यों देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज एक रीज़न हो सकता है, सॉइल टाइप अलग अलग हो सकती है, डिफरेंस इन टोपोग्राफी होता है। टोपोग्राफी का मतलब होता है वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी मतलब वहाँ पे डेजर्ट टाइप की चीज़ें हैं या प्लेन एरिया है या माउंटेन एरिया है, उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। ओके। अभी इन्वायरमेंट को अगर हम और एक तरीके से पढ़ लें तो कंपोस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से होता है। फिजिकल और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक इंटरैक्टिव सिस्टम है ना। ये नहीं कि बायोलॉजिकल चीज़ें अलग पड़ी हुई हैं और फिजिकल चीज़ें अलग पड़ी हुई हैं और दोनों अलग अलग चल रहे हैं, नहीं भी। इन्वायरमेंट में हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरैक्टिव है। आप एक को छेड़ोगे तो दूसरा इंटरैक्ट करेगा, है ना, बदले में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। और ये रीजनल और ग्लोबल वेरिएशन के साथ चलता है ना। इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, हर स्टेट का इन्वायरमेंट थोड़ा अलग रहेगा, हर कंट्री का अलग रहेगा, ग्लोबल लेवल पे अलग रहेगा, राइट। अभी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बोला ना आपको कि जब इन्वायरमेंट अलग अलग जगह का डिफरेंट रहेगा तो उनके कंसर्न्स भी अलग रहेंगे, है ना। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं भाई, हम भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज तो वैसे ही जूझ रहे हैं अपनी इकोनॉमिकल चीज़ों को लेकर, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक, तो हमारे अलग कंसर्न्स होंगे। ठीक है, बड़े कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उनको इन्वायरमेंट को लेकर, वातावरण को लेकर अलग कंसर्न्स रहेंगे। ठीक, तो सपोज़ आप एयर की बात करते है ना, हवा, तो हमारे लिए क्या दिक्कत है भाई। एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है मेजर सिटीज़ में, मुंबई में आप देख लो, दिल्ली में देख लो, बैंगलोर में देख लो, राइट। वहीं डेवलप कंट्रीज़ और बड़े बड़े मुद्दे के बारे में सोचेंगे। एयर पोल्यूशन तो बेसिक तो उनके लिए है ही, लेकिन वो क्या बात करेंगे, वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे, वो ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करेंगे। नो डाउट हम भी बात करते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि भैया पहले पहला लेवल तो अचीव कर ली, है ना। एयर पोल्यूशन को मैनेज करना पहले फर्स्ट लेवल है, उसके बाद आप ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, इन सबको अचीव करने की बात करोगे, राइट। लैंड एंड सॉइल में हम देखो तो ये तो बहुत बेसिक सा इशू है सभी जगह का, सॉइल इरोजन, है ना। अभी आपने वायनाड में देखा कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ। वाई? क्योंकि सॉइल इरोड हो रही है ना, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो मिट्टी को नहीं बांध पा रही हैं, है ना, मिट्टी बह जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन मतलब जो आपके प्लेन एरियाज़ हैं, या जो आप, डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं रहता कि डेजर्ट, ये डेजर्ट वाला एग्जैक्ट डेजर्ट जो नेचुरल डेजर्ट बनते हैं वो नहीं। इसका मतलब होता है आपकी जो फर्टाइल लैंड है वो अनफर्टाइल हो रही है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, सूखा हो रहा है जगह पे। ठीक, एंड चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर, चेंज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, पहले हम लोग स्टेपल फूड ज़्यादा उगाते थे। अभी आपने एमएसपी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसकी वजह से हम लोग सिर्फ मेजरली जो फार्मर्स हैं वही क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट एमएसपी को फिक्स करके देती है ना। तो पहले जो खेती करने का तरीका था और अब जो खेती करने का तरीका है वो बहुत अलग हो गया। उसी जगह पर अगर डेवलप कंट्रीज, लैंड और सॉइल को लेकर क्या इश्यूज़ हैं, सॉइल लॉस हो रहा है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल करना है, जो कूड़ा कचरा निकल रहा है उसको डिस्पोज कैसे किया जाए। ठीक है, लैंड यूज़ को कैसे, जो चेंज हो गया है लैंड यूज़, लैंड को यूज़ करने का तरीका जो बदल गया है, वो एक इशू है। वाटर से रिलेटेड बात करें तो लैक ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन वाटर, भाई सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। ठीक, उसी जगह पर डेवलप कंट्रीज़ क्या सोच रही हैं कि पॉल्यूशन ऑफ लैंड एंड सी वाटर, सी इतना बड़ा है ना, तो बड़े लेवल पे सी वाटर में या लैंड में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे देखा जाए। प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड तो हम दुखी हैं डिफॉरेस्टेशन से, और जो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ हो रहा है भाई, डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को रहना है, लोगों को काम करना है, ऑफिस बन रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ बन रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, डेवलप करना है, सड़कें बनानी है, बहुत अमेनिटीज़ लोगों को देनी है। तो अब कहाँ से, जगह तो बनाई नहीं जा सकती ना, मतलब आप लोकेशन, आप जो मिट्टी है या जो जगह है आप उसको बना नहीं सकते हो। आप क्या करोगे भाई, पेड़ पौधे काटोगे, उसको प्लेन करोगे, वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। ठीक, अब बड़ी कंट्रीज़ क्या सोच रही है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितने टाइप्स ऑफ, कितनी डाइवर्स तरीके के आपके पास स्पीशीज़ हुआ करती थी, जो कि अब कम हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। अब ये पहला लेवल है,
पेड़ पौधे कम होंगे तो उसके ऊपर रहने वाले या उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले जानवर भी ख़त्म होंगे, ठीक, डाइवर्सिटी कम होगी। तो पहले हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, वो इनको ट्रीट कर रहे हैं और क्रॉप लॉस हो रहा है, ठीक। नाउ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज एबायोटिक, बायोटिक एनर्जी। एबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या रहता है, नॉन लिविंग चीज़ें, ठीक, नॉन लिविंग। तो ह्यूमिडिटी एंड वाटर है, ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता बोला जाता है ना, ह्यूमिड, कितना ह्यूमिड है एनवायरनमेंट। टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक, टोपोग्राफी, वहाँ का मिट्टी पानी किस टाइप का आपका लैंड है। बायोटिक जो लिविंग्स होते हैं, ठीक, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो क्रिएचर्स हैं, छोटे मोटे डिकम्पोजर्स हैं जो लाइफ साइकिल, आप जब ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एंड में जो फाइनल स्टेज रहता है वो डिकम्पोजर्स का रहता है। उसके बाद एनर्जी है, ठीक, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है, सोलर से जो एनर्जी आ रही है। उसके बाद जियोथर्मल है, धरती से आने वाली एनर्जी, है ना, राइट। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्रिएटिनिज्म, ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें हमारे लिए भी बहुत सारा स्कोप भी है, अगर हम चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक, नियो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। नाउ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, हमारा इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर एरा और एज की बात की जा रही है, कब कब क्या क्या समय चल रहा था, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म कैसी चल रही थी और ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप कैसा था, हमने कब, एक हम फैक्टर थे, कब हम चेंज कर रहे थे, कब हम बदल रहे थे, कब हमने सत्यानाश कर दिया इसका, ठीक है। तो सबसे पहली एज जो थी हंटर एंड फूड गेदरर्स की थी, ये आपको पता है, बहुत पुराने ज़माने आइस एज टाइप की बात की जा रही है। इंडिया में बात करो तो ऑफ इंडियस आईबीसी की बात कर रहे हैं, जब हम सिर्फ आईबीसी से भी पहले की बात करें, जब हम सिर्फ मारते थे और खाते थे, ठीक है, उस समय फिजिकल मैन था, है ना, उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं था, खाली पेट भरने से लेना देना था। तो हम भी एक फैक्टर की तरीके से ही काम कर रहे थे। सेकेंड एरा, सेकेंड एज आपकी आती है एनिमल हस्बेंड्री एंड पेस्टोरिज्म। एनिमल हस्बेंड्री, जब हमने जानवरों को पालना शुरू किया और हमने खेती करनी शुरू कर दी, तब हम एक सामाजिक आदमी थे, है ना, तब हम मॉडिफायर थे, हम चीज़ों को मॉडिफाई करके देख रहे थे, चेंज कर रहे थे, बदलाव ला रहे थे। तीसरा स्टेज है आपका प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। फिर हमने एक पॉइंट पे हस्बेंड्री को थोड़ा कम कर दिया, मतलब जानवर पालना मिनिमल हो गया, बेसिक हमारा काम हो गया खेती, सिर्फ प्लांटेशन और एग्रीकल्चर करना, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, कमर्शियल यूज़ के लिए भी, ठीक। तब हम एक इकोनॉमिक आदमी बन गए, ठीक है, आर्थिक आदमी बन गए, तब हम ज़्यादा बदलाव करने लगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो रही हैं इतनी ज़्यादा, अब हम टेक्निकल आदमी हो गए हैं, ठीक है, और अब हम डिस्ट्रॉयर हो गए हैं, ठीक, ख़राब कर रहे हैं चीज़ों को, क्लियर। अभी ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, हमारी वजह से क्या क्या इफेक्ट हुआ है एनवायरनमेंट के ऊपर, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, लैंड यूज़ चेंज हुआ है, ठीक, लैंड को यूज़ करने का तरीका बदला है। पहले कभी किसी टाइम पे सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री, पेस्टोरिज्म या प्लांटेशन या एग्रीकल्चर किया जाता था, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टली हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सकवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोगों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सभी चीज़ों को हटाया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो देखिए, आप इसको नेगेटिव प्रॉपर नहीं मान सकते हो, क्योंकि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड अलॉन्ग विद दैट नेशन सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी ज़रूरी हैं, ठीक। अभी इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो गंदा पानी निकलता है, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। इंक्रीज़ इन ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, GHG गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज है, वो बढ़ रही हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स की यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब भाई देखो, आप अगर कमर्शियल एग्रीकल्चर करोगे, है ना, बहुत ज़्यादा अगर आपको एग्रीकल्चर करना है सेल के लिए, बेचने के लिए, डोमेस्टिकली या आपको एक्सपोर्ट में, तो आपको एक एक्सटेंसिव लेवल पे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप पेस्टिसाइड्स और, है ना, ये सब चीज़ों को यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा। देन रिलीज ऑफ हैवी मटेरियल्स, राइट। So that was all about environment. Now let's come on the concept of sustainable development. ऐसा विकास जो सस्टेन करे, जो टिके, है ना, हमें सिर्फ विकास के बारे में नहीं सोचना है,
ठीक है, एक ऐसे विकास के बारे में सोचना है जिसको हम लोग आगे फ्यूचर में टिका के रख सकें, सस्टेन कर सकें, लॉन्ग टर्म के लिए चले। नाउ द डेवलपमेंट दैट वाज डन कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड द नीड ऑफ द फ्यूचर। तो एक ऐसा विकास के बारे में सोचा जाए किसी भी चीज़ को करने के लिए, या कोई भी तरीके का अगर आप डेवलपमेंट सोच रहे हो तो दिमाग में ये रखो कि जिससे जो आज की जनरेशन है प्रेजेंट, उनको तो फ़ायदा हो ही, लेकिन फ्यूचर वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सोचा जाए। ऐसा ना हो कि सब कुछ अभी कर लो और फ्यूचर के लिए कुछ बचे नहीं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारे जो अर्थ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल यूज़ किया जाए, इक्वालिटी के साथ। थोड़ा हम कर रहे हैं तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, कंजर्व करके रखा जाए, बचा के रखा जाए, और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कोई भी चीज़ की जाए। ठीक, अभी देखो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है कि एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ, किस ईयर में शुरू हुआ, किस मीटिंग में, किस कहाँ पे क्या हुआ था। सो दिस वर्ड पर्टिकुलरली वॉज डिफाइंड इन 1987। अभी हमने देखो EPA पढ़ा था ना 1986, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक, 1985। और उसके बाद अभी देखो साथ के साथ ही कर लेते हैं ना, 2014 में क्या चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो देखो 85 और 86 इसके जस्ट बाद की बात है कि 1987 में एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये ठीक एक कमीशन था जिनकी एक रिपोर्ट आती है, ठीक, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑफ ब्रुटलैंड। ठीक, ये एक रिपोर्ट आती है किसकी, वर्ल्ड कमीशन ऑफ ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कब, 1987 में। ठीक, तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूजेस है, ये लोग पहले बार कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की या इस टाइप की कोई चीज़ होती है। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, एक ऐसा डेवलपमेंट करना जिसमें आज की जनरेशन की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, लेकिन आने वाली जनरेशन भी अगर अपने लिए कुछ नीड्स को पूरा करना चाहे तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक, नाउ फर्स्टली यूज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की पहली इसमें इस पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में। ठीक, 1992 में उसमें अर्थ समिट में बात की गई। ठीक है, जो रियो समिट हुआ था आपका ब्राज़ील में, जिसको एजेंडा 21 भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें पूरा सपोर्ट दिया गया डेवलपमेंट को। अब देखो 2-3 चीज़ें है ना, पहले 1987, ठीक है, WCED आवर कॉमन फ्यूचर करके आपको पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा IUCN, बाद में इस कॉन्सेप्ट का पूरा यूज़ किया गया। ठीक, नाउ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हैबिटेट। क्या होता है हैबिटेट, मतलब रहने की जगह। रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज विद रेफरेंस टू द बेसिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, करंट एनवायरनमेंट कंडीशंस क्या चल रही हैं, आदमी को और उसकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कितनी हो गई है, अलग अलग रिसोर्सेज क्या हैं, फूड अवेलेबिलिटी क्या है, नॉन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, एवरेज स्टैंडर्ड अगर आदमी का देखा जाए पर कैपिटा इनकम के हिसाब से एक एवरेज स्टैंडर्ड लिविंग पर्सन का कैसा होना चाहिए। ठीक है, देन टेक्निकल लेवल्स, राइट। नाउ इंटर रिलेशनशिप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन किन चीज़ों से मिक्सअप होकर हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सोशल, वेरिएबल जो बर्दाश्त किया जा सकता है, इन्वायरमेंट एक वायबल चीज़ है, वायबल मतलब टिकाऊ। ठीक है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सस्टेनेबल भी है, सेल्फ सस्टेनेबल भी है। अभी मेजर एजेंडाज क्या हैं, मेजर गोल्स, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या चाहता है कि इको फ्रेंडली ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किया जाए, जिससे पॉवर्टी एलिवेशन भी हो जाए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी मिल जाए। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज को थोड़ा बचा के रखा जाए, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर हो जिनको बार बार बनाया जा सकता है। ठीक है, सोलर है, विंड है, थर्मल है, ओके, आजकल तो न्यूक्लियर भी है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़,
है ना, उत्पादकता का जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को मिले। देन आप आ जाइए ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी क्या है? सो 1989 में द गवर्नमेंट ऑफ यूके प्रिपेयर्ड बाय इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था ब्लूप्रिंट फॉर द ग्रीन इकोनॉमी। पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया था। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है ऐसी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, जिसमें कम से कम इन्वायरमेंट डिग्रेड हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप बोलो कि एक छोटा एग्जांपल ले रही हूँ कि 400 करोड़, ठीक है, क्योंकि हम तो ट्रिलियंस और बिलियंस में बात करते हैं, 400 करोड़ की हमारी इकॉनमी है, लेकिन इस इकॉनमी को अचीव करने में जो हमने गंदगी मचाई, ठीक है, जो हवा पानी बर्बाद हुआ, जो आपका ई वेस्ट निकला, सॉलिड वेस्ट निकला, वो सब निकला, उसकी वजह से इन्वायरमेंट अगर बर्बाद हुआ तो उस इन्वायरमेंट को बराबर करने के लिए हमको 100 करोड़ लग गए, है ना, प्लांटेशन करने के लिए लग गया, या एयर को प्यूरिफाई करने में लग गया, या नदियों को और पानी को साफ़ करने में लग गया 100 करोड़। तो आपकी एग्जैक्ट ग्रीन इकोनॉमी क्या हुई, मतलब आपकी एग्जैक्ट 300, है ना, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर जो नुकसान हुआ उसको निकाल दीजिए अगर आप प्रॉपर अपनी इकोनॉमी में से, तब आपकी वो ग्रीन इकोनॉमी बन जाती है, राइट। सो अ लो कार्बन रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी, ठीक है, लो कार्बन जहाँ पे कार्बन प्रोडक्शन कम हो, रिसोर्स एफिशिएंट हो, ज़्यादा रिसोर्सेज ना बर्बाद किए जाएँ, और सोशली इंक्लूसिव हो, सामाजिक तौर पे सबको लेकर चले, सबके बारे में सोच के चले, ऐसी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है ये? पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाना है, वेलबींग सबके बारे में सोचना है, जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस, एनर्जी एफिशिएंसी एंड लो कार्बन डेवलपमेंट, राइट। नाउ ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ये कैलकुलेट किया जाता है एनुअल बेसिस पे, ईयरली, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन वेलबींग के लिए जो भी सप्लाइड इकोसिस्टम सर्विसेज हैं और उसकी नेटवर्थ के ऊपर, राइट। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट होता क्या है? इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबली इस्टेब्लिश किया गया था 1997 और 98 में बाय इकोनॉमिस्ट लाइक रॉबर्ट कोस्टांजा, ठीक। ये असेसमेंट करता है उस जगह की, उस जगह के इन्वायरमेंट की, किन बेसिस के ऊपर? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक। एक मॉनेटरी वैल्यूएशन की जाती है 4 नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, ठीक। इवेलुएट किया जाता है इस सिस्टम को, ठीक है, और इसकी इकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है, राइट। सो मेजर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग, गाइडेंस मैनुअल डेवलप्ड बाय यूएन, राइट। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ठीक, डेवलप्ड बाय भूटान, और इसमें आपको हमेशा टॉप पे भूटान ही मिलेगा, खुश कौन रहते हैं ज़्यादा। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स बाय न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, NEF, ये लेटेस्ट शुरू हुआ है। सस्टेनेबल सिटी क्या रहती है? अगर आपको बोला जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो सस्टेनेबल सिटी कैसी होगी? एक ऐसी सिटी होगी जो स्मार्ट सिटी होगी, जो ग्रीन रहेगी, पेड़ पौधे बहुत रहेंगे, क्लाइमेट न्यूट्रल सिटीज़ रहेंगी, जहाँ पे क्लाइमेट का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, नहीं बर्बाद हो रही हैं चीज़ें, इक्वालिटी के साथ सारी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, इंगेज रहेगी और एम्पावर्ड कम्युनिटीज़ रहेंगी, कनेक्टेड रहेगी, हेल्दी रहेगी, क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल रहेगा वहाँ पर, ठीक। मतलब अगर 2 लोग जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं निकाल रहे हैं, ठीक, या पेड़ जितने कट हो रहे हैं उसके इक्विवेलेंट में उतने पेड़ लगा रहे हैं या नहीं कट कर रहे हैं, या अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या बहुत बहुत लेवल पे आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनका जो भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, उसको ट्रीट करने के बाद डिस्पोज किया जा रहा है, ठीक। नाउ वेज टू मेक सिटीज सस्टेनेबल, ठीक है, प्रमोट करना है अर्बन एग्रीकल्चर को, इनकरेज करना है हेल्दी डाइट को, रिड्यूस करना है और मैनेज करना है वेस्ट को, एज आई सेड, रिकनेक्ट करना है सिटीज़ को सराउंडिंग विद रूरल एरियाज, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब ये PYQs होंगे आपके, है ना। सो इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, स्वच्छ सुजल प्रदेश का जो सर्टिफिकेट है वो कौन देगा? जल शक्ति देगी। देखो बात की जा रही है इन्वायरमेंट की, ठीक, लेकिन ये दिया जा रहा है जल शक्ति की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ठीक है, या सुजल से हम याद रख सकते हैं ना, सु प्लस जल, जल इज़ वाटर। So Ministry of Rural Development has developed this app to mark ground water level in selected villages, ठीक है, जलदूत ऐप है,
इंडिया ने सेट किया है टारगेट कि 175 गीगावाट ऑफ पावर कैपेसिटी जो है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से लेकर आएंगे बाय द ईयर 2022। इसको हम लोग ओवर अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया हैज़ सेट टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो कमीशन बाय 2070। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब क्या रहता है कि आपकी तरफ से, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कार्बन एमिशन होगा नहीं भैया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ना हो। लेकिन मान लीजिए अगर आप 20 यूनिट्स फॉर एन एग्जाम्पल एक साल में कार्बन एमिशन करते हैं, तो आप उसी के इक्विवेलेंट में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कर लेंगे। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन को सोखने की क्षमता जिन जिन चीज़ों में होती है, आप उसको उतना डेवलप करेंगे एक साल में कि जितना यूनिट आपने प्रोड्यूस किया है, एमिट किया है, उतना यूनिट आप लोग वापस से सोख कर सकें, है ना। उतना आपको मैनग्रोव्स लगाने पड़ेंगे, उतना आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बराबर हो जाए। सो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया initiative was launched by US Agency for International Development and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, along with participating state governments, which organization recognize human right to a clean, healthy and sustainable environment। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलती है कि साफ, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हर आदमी की एक, है ना, ह्यूमन राइट है। सो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आ जाइए। इसके पहले MDG था, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, ठीक। अभी आपका SDG चल रहा है। 17 गोल्स है इसमें, जिसमें हम लोग इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे बाय 2030। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था, आप पेरिस में स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। सो 17 गोल्स हैं जिसमें हमको अचीव करना है ताकि हमारा जो वर्ल्ड है वो ट्रांसफॉर्म हो सके, ठीक। सो देखिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ और वेलबींग हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, साफ पानी और सैनिटेशन हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो। इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल, लेट मी जूम इट अ बिट, या यस, ठीक है। देन डिसेंट आपका वर्क होना चाहिए एक जगह का, और है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। क्या हो गया भाई, अरे हाँ, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी डेवलप्ड होगा, क्योंकि साथ के साथ ही चीज़ें चलेंगी, ठीक है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ हो आपकी, सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटीज़ हों, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो, क्लाइमेट एक्शन के बारे में सोचा जाए, लाइफ बिलो वाटर, ओशंस के बारे में सोचो, लाइफ ऑन लैंड, है ना, धरती पे रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे सब जो हैं, पक्षी हैं, इनके बारे में सोचा जाए। उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ठीक। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द एक्शंस, राइट। तो ये आपने देख लिया है ऑलरेडी। नाउ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हमने देखे थे, ठीक है, कार्बन साइकिल हो गया आपका, या वाटर साइकिल है, ठीक है, इन सब के बारे में। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं, इनका मतलब होता है एक साइक्लिक फ्लो, एक साइकिल, है ना, ऐसे प्रोसेस, ठीक। केमिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म लिविंग नॉन लिविंग दोनों। अदर नेम, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है। ऑब्वियसली साइकिल है तो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। गैसियस साइकिल्स होते हैं और सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, ठीक है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक गैस वाले रहते हैं और एक सेडिमेंट, मतलब मिट्टी हवा वाले। गैस में आपके वाटर साइकिल आ जाता है। आप वाटर बोलोगे, पानी है तो गैस कैसे भाई, इवेपोरेशन होकर जब ऊपर जाता है तो वो गैसियस में इंक्लूड होता है। देन आपके पास नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, ठीक है। और अगर आप सेडिमेंट्री में देखेंगे तो आपके पास सल्फर साइकिल है और फॉस्फोरस साइकिल है, राइट। नाउ कार्बन साइकिल, ओके। सो साइकिल प्रोसेस ऑफ कार्बन एक्सट्रैक्शन एंड रिटर्न टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। कार्बन किस तरीके से, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एनवायरनमेंट में फैल रहा है, उसके बाद एनवायरनमेंट में वापस आ रहा है, ठीक। फेजेस क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके। डिकम्पोजिशन होता है, जब जानवर मर जाते हैं, उनको डिकम्पोज होता है तो वहाँ से कार्बन रिलीज़ होता है वापस। मतलब देखो,
ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इन एंड आउट, राइट। वेट, इन एंड आउट, कहाँ कहाँ से कार्बन जा रहा है और कहाँ कहाँ से कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो इन कैसे होगा आपका, फोटोसिंथेसिस से, जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब ये होगा। जा कहाँ से रहा, मतलब प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, जब आप उसको डिकम्पोज कर रहे हो, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म हो गया, कंबंशन हो गया, कंबंशन से भी ऑब्वियसली बाहर ही जाएगा ना, रेस्पिरेशन से दोनों चीज़ें होती है, राइट। सो कार्बन साइकिल देखो, एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरीक़ों से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कार्बन जब आपके एटमॉस्फेयर में रहती है ना, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, वो तो हमेशा आपके एटमॉस्फेयर में रहती है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पानी में भी सोल्यूबल रहती है, क्रस्ट में भी रहती है। क्रस्ट क्या है, अर्थ है ना, अर्थ का क्रस्ट, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है, ऊपरी जो लेयर रहती है। एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन कौन से अलग फॉर्म में आपको मिलेगा, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ्स रहेंगे, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलेगा, डायमंड की फॉर्म में मिलेगा, उसके बाद फुलरेंस की। कार्बन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में रहेगा, कोल में रहेगा, लैम्प ब्लैक में रहेगा, कोक में रहेगा, चारकोल में रहेगा, कोयला, इन सब चीज़ों में। देन रिसाइकलिंग थ्रू डिफरेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो क्या कार्बन को रिसाइकिल किया जा सकता है, हाँ भाई, बहुत सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से इसको रिसाइकल कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ से हम लोग इसको बेसिक पढ़ते हैं, है ना। देखो इन्वायरमेंट में तो आपके पास कुछ ना कुछ रहता ही है। अब ये हो गया इन वाला प्रोसेस, जहाँ पर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ कंज्यूम, कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, ये जब सूरज की रोशनी में पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, ठीक है, जब भी प्रोडक्शन करते हैं, मतलब खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड वेस्ट मैटर, ठीक, डीकम्पोज हो रहा है जब डेड और वेस्ट मैटर, तो यहाँ से डीकम्पोज हुआ। डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट प्रोडक्ट्स, चाहे जानवर मरे, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे, ये सब डीकम्पोज होते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं, ये अगेन ये कंज्यूम, ठीक है। फॉसिल और फॉसिल फ्यूल्स में, ये जब धरती के नीचे चले जाते हैं तो यही आपके फॉसिल बन जाते हैं, है ना, यही आपके फ्यूल्स बन जाते हैं, तो ये भी कंज्यूम ही हुआ, ये सब कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। एनिमल रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये प्रोडक्शन हो गया। जो सब चीज़ें नीचे को आ रही हैं सब कंज्यूम हो रही हैं, ठीक। रूट्स जो हैं वो भी रेस्पिरेट करती हैं, ये भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। प्लांट्स रेस्पिरेट करते हैं, ये भी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में से जो भी एमिशन होता है ये सब भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूज़ कौन कर रहा है, ठीक है, हम तो यूज़ नहीं करते हैं ना, पेड़ पौधे यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आपके पास देखो वाटर साइकिल है एक, ये भी एक साइकिलिक रिसोर्स रहता है। प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी फॉर्म में जब पानी धरती पे वापस आ रहा है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, बारिश के तरीके से आ सकता है, बर्फ़ के तरीके से आ सकता है, ड्यू पड़ती है, ओस जिसको बोला जाता है, ठीक है। इन सब तरीक़ों से प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब धरती पे वापस आना पानी। सो 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। तो बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कि 70% से ज़्यादा हमारे पास, है ना, पानी ही पानी है, राइट। वाटर साइकिल का मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, सोलर रेडिएशन, रेडिएट करता है जो, ग्रेविटी है, उसके बाद इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है। इवेपोरेशन मतलब जब लिक्विड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म बनती है और इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है पानी, ठीक। और ये इसका ऑपोजिट है, जब गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, कंडेंसेशन। अब ये भी आप एक हल्का एक नज़र मार सकते हो, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। वाटर साइकिल देखो यहीं से ले लो ना, ओशन और रिवर्स में बहुत सारा पानी है, उसके नीचे ग्राउंड वाटर है, पहले ग्राउंड वाटर है, फिर थोड़ी बहुत मिट्टी है, फिर उसके ऊपर ओशन और रिवर्स है। ओशन और रिवर्स के ऊपर जब सन की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सन की हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो पानी गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है, जिसको इवेपोरेशन बोला जाता है। वो इवेपोरेशन होकर एक सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा क्लाउड्स में, है ना। जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे और उनकी क्षमता ख़त्म हो जाएगी कि वो
मॉइस्चर को होल्ड कर सकें तो वो क्या करेंगे, तो वो बारिश कर देंगे, है ना, कंडेंस्ड हो जाएंगे। तो वो बारिश करेंगे तो बारिश किस फॉर्म में करेंगे, या तो ओले पड़ेंगे या तो बारिश होगी। ठीक, ये बारिश करते हैं, माउंटेन के ऊपर भी बारिश होगी या प्लेन एरियाज़ में भी बारिश होगी, सब जगह बारिश होगी। और कहीं कहीं से पानी जो है वो रिस के दोबारा से ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। अब देखो, पानी हमेशा तो सड़कों पे और मिट्टी पे खड़ा नहीं रहता ना, थोड़ी देर बाद तो पानी सोख कर जाता है, गायब हो जाता है। तो गायब कहाँ होता है, या तो वो आधा उड़ के इवेपोरेट होकर चला जाता है, और या तो फिर आधा वो इनफिल्ट्रेट होकर नीचे ग्राउंड वाटर को रिफिल करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रीज़ हैं, ये भी इवेपोरेट करते हैं, ये भी रेस्पिरेट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर साइकिल आपका चलता रहता है। क्लियर। नाउ PYQs लास्ट ईयर के। सो सोलर रेडिएशन हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, है ना, ये सोलर रेडिएशन ही है ना जिसकी वजह से पानी आपका इवेपोरेट होकर जा रहा है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। बारिश कितनी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा मॉइस्चर है, कम मॉइस्चर कम बारिश, ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा बारिश। इसीलिए जो आपके सी शोर के एरियाज़ रहते हैं, मतलब ऐसे एरियाज़ जो पानी से लगे हुए हैं, चाहे समुद्र से, नदी से या जहाँ से भी, ठीक है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। ठीक है, सपोज़ जैसे मैं मुंबई में हूँ, ठीक, तो मुझे पता है यहाँ पे आपका सी एरिया है। अभी यहाँ पे जो क्लाउड बनेगा, ठीक है, या यहाँ पे सन है सपोज़, तो ज़्यादा धूप पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाउड जो है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब जैसे ही ये अंदर की तरफ आएगा, ये सारी की सारी बारिश यहाँ पे गिरा देगा, है ना, ज़्यादा मॉइस्चर से ज़्यादा बारिश होगी। इट शोज़ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ वाटर इन हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताता है उसको क्या बोला जाता है, उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ कार्बन एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल जो कार्बन को बैलेंस करता है। द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ये साइंस के आ गए हैं थोड़े क्वेश्चन। द रीजन ऑफ स्टिकिंग ऑफ रूट हेयर्स टू द सॉइल इज पैक्टिन। द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर परफॉर्म्स द फंक्शंस लाइक permeable membrane and sustainable development is related to new determinism. ठीक, now come to nitrogen cycle, another cycle, right? देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से शुरू कर लो। फर्स्ट है, एटमॉस्फेयर में सारी गैसेज होती हैं, वैसे ही आपके पास एक नाइट्रोजन भी रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जो रहते हैं कुछ कुछ प्लांट्स के रूट में रहते हैं, जिनको लेग्यूम क्रॉप्स बोला जाता है। लेग्यूम क्रॉप्स में आपके बेसिकली जो रहती हैं वो दालें आती हैं, पल्सेस, है ना। तो ये क्रॉप्स क्या करती है, इनके अंदर होती है नाइट्रोजन की कमी। अभी नाइट्रोजन की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इनके पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सोक करते हैं या उसको लेते हैं, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। तो अभी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहाँ आ गया, सॉइल में, है ना, मिट्टी में आ गया। ठीक, अब ये क्या करेंगे, निट्रीफाइंग बैक्टीरियाज रहेंगे जो निट्रिफिकेशन करेंगे और NO2 को बनाएंगे। ठीक, ये बैक्टीरियाज आगे जाकर, ठीक है, डीनिट्रीफाई करेंगे बैक्टीरियाज को, ऐसे बैक्टीरिया जो एसिमिलेशन करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्लांट्स में। ठीक है, अब उसके बाद जब ये बैक्टीरियाज, ठीक, जब इनके ऊपर बारिश होगी, ये सब कुछ होगा, जब ये ख़त्म होंगे, कभी तो ये प्लांट्स निकाले जाएंगे, या तो मतलब हमेशा तो खेती नहीं रहती है ना, इन प्लांट्स को निकाल लिया जाता है, खेत साफ़ कर दिए जाते हैं, या जब ये प्लांट्स सड़ जाते हैं तो दोबारा से डीन्यूट्रिफिकेशन हो जाता है। यहाँ से जो कार्बन निकलता है वो अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, अब इसको कभी कभी वैसा तो है नहीं कि सारे प्लांट सिर्फ, या सारी दालें या सारी जो भी क्रॉप्स हैं इसको सिर्फ ह्यूमन ही यूटिलाइज़ करते हैं, जानवर भी इसको खा रहे हैं, मतलब इसके अंदर का जो नाइट्रोजन है उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं एनिमल्स भी। ठीक, कल को ये एनिमल्स मरेंगे, उसके बाद जब इनको डीकम्पोज किया जाएगा, जब ये बैक्टीरियाज आएंगे जो इनको खाएंगे, डीकम्पोज होगा, उसके बाद क्या होगा, अमोनिफिकेशन हो जाएगा, इनके अंदर का नाइट्रोजन जो है वो अगेन कन्वर्ट होकर सॉइल में चला जाएगा। ठीक है, राइट। सो अबाउट 78.08% इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता है नाइट्रोजन का जो पोर्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के कंपोजिशन में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये प्रोटीन का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं।
ठीक। सो इसके मैन्युफैक्चरिंग में अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, नाइट्रोजन बेसिस, हाइड्रोजन, ठीक, न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद साइटोक्रोमोसोम, क्रोम्स और वाइटामिन, ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक। इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स, क्लोरोफिल इन द लीव्स, ठीक है। पेड़ पौधे जो हरे कलर के हैं क्यों होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। उसमें भी एक नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्लोरोसिस हो जाएगा ओल्डर लीव्स के अंदर, जो जो पत्ते होते हैं वो हरे से पीले होने शुरू हो जाते हैं, ठीक। प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। और उसके बाद इनहिबिटेड ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी उसमें, राइट। अब मेजर स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल्स कौन कौन से होते हैं? पहला, नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है यहाँ से, है ना, जब पेड़ पौधे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। फर्स्ट लेवल पे ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ट्रीज नहीं, यू कैन से दैट द क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद निट्रिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रोजन असिमिलेशन होता है, फिर अमोनिफिकेशन होता है, और जब सब ये कंजम्पशन हो जाता है उसके बाद दोबारा से डीनिट्रिफिकेशन हो जाता है, मतलब दोबारा से ये आपके सॉइल वाले इन्वायरमेंट से निकल के एयर्स वाले एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है, डीनिट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है। जब आप एटमॉस्फेयर में होने वाली जो नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम कर लेते हो और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हो, तब उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में PYQs, what are helpful in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere? क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बना के रखते हैं? भाई जो प्लांट्स हैं आपके या जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इसका बैलेंस बना के कौन रखता है? प्लांट्स। फॉरेस्ट आर ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रीन लंग्स सांस लेने में मदद करते हैं, और पेड़ पौधे हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन लंग्स। नाउ द हेल्पफुल एक्टिविटीज़ इन एटमॉस्फेयर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन आर, ठीक है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एटमॉस्फेयर में फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का? लाइटनिंग है, कंबंशन है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। नाइट्रोजन इज़ लॉस्ट फॉर्म ऑफ सॉइल बाय डीनिट्रिफिकेशन ड्यू टू सीजनल फ्लड एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन। बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन आप कर देते हो तब भी आपकी जो नाइट्रोजन है वो आपके सॉइल में से निकल के इरोड हो जाती है। प्लांट्स कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू अमोनियो एसिड। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकलती हैं या इरप्ट होती हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान द इन्वायरमेंट वॉज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट। किस पंचवर्षीय योजना में इन्वायरमेंट को जो है वो डेवलपमेंट से जोड़ा गया था? तो 4th 5-year प्लान में 69 और 74 के बीच वाला जो था, ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम रहता है, अजोटोबैक्टर का बहुत आप नाम सुनोगे क्वेश्चंस में, राइबोजोबियम का सुनोगे, ठीक है, क्लेबिसिलिया का है, उसके बाद रोडोस्पिरिलम का है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एक बैक्टीरियाज कुछ रहते हैं, नॉस्टॉक है, एनाबेना है, उसके बाद ओलोसिरा है, ये आप नाम एक रफली पढ़ सकते हो। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट बैक इनटू गैसियस नाइट्रोजन, जब सॉइल में पेड़ पौधे और जानवरों में जो नाइट्रोजन कंज्यूम किया रहता है, जब वो दोबारा एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसको डीनिट्रिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। नाइट्रेट NO2 एंड नाइट्रेट NO3 गैसेज आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन बाय डीनिट्रिफिकेशन बैक्टीरिया सच एज Pseudomonas, राइट। रिएक्शन इन द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में जाती है तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होती है उसको अमोनिफिकेशन बोला जाता है। फिर अमोनिया जब है नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है उसको निट्रिफिकेशन बोला जाता है। जब नाइट्रेट जो है वो दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको डीनिट्रिफिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं, राइट। अब आ जाते हैं बहुत ही बेसिक वाले साइकिल के ऊपर जो लगभग सभी लोगों ने पढ़ा है, और ये हमारा लास्ट रहेगा आज के लिए, ऑक्सीजन साइकिल,
ठीक है। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, रिमेंबर नॉट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, लेकिन अर्थ के क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, 20.95% रहती है एटमॉस्फेयर में ये। ठीक, केमिकल फॉर्म में अगर आप देखो तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो रहता है O2 सीधा सीधा, उसके बाद वाटर में भी रहता है H2O, थोड़ा बहुत CO2 में भी, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी, अदर फॉर्म ऑफ मिनरल्स में ऑक्साइड ऑफ मेटल, सिलिकॉन, क्रस्ट, कार्बोनेट, सल्फेट्स, इन सब में आपको मिल जाएगा। इसेंशियल कंपोनेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल। यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वातावरण में या एटमॉस्फेयर में मिलने वाले ऑक्सीजन को कैसे यूज़ किया जाता है, भाई सांस लेने के लिए यूज़ होता है। कंबंशन, किसी भी चीज़ को अगर आपको जलाना है ना, जलाना मतलब जेलिसी वाला नहीं, आग लगानी है, ठीक है, जलाना है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, राइट। इसीलिए जब आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, जब भी सिलेंडर फटता है कहीं पर भी, अगर उसको आप ढक दो किसी भी मोटे कपड़े से, जहाँ से जब एयर पास होनी बंद हो जाए तो वो बुझ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का अगर सप्लाई आप कम कर दो तो आग लगनी बंद हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए, ठीक। एटमॉस्फेयर में वापसी कैसे करता है, रिटर्न टू एटमॉस्फेयर कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, O2 निकालेंगे, और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक, अभी ऑक्सीजन साइकिल बहुत सीधे तरीके से आप इसमें से समझ लो। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है उसको लिया जाता है रेस्पिरेशन और फूड के लिए। खाना बनाते हैं जानवर, सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। उसमें से बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसमें से निकलता है पानी, ठीक है। उसके बाद फूड बनाने के लिए कौन इसको इस्तेमाल करता है, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, ठीक, जिसमें थोड़ा सा CO2 भी निकलता है और थोड़ा सा वाटर भी निकलता है, राइट। अभी अगर आप PYQs देख लें तो द नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ द पल्स प्लांट्स आर राइबोसोबियम, ठीक है, राइजोबियम। हमने यहाँ जो अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज के नाम पढ़े, अभी ये जो रहता है वो सिर्फ पल्सेस में ही रहता है, ठीक है। द मेन रीज़न फॉर द जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ फोटोसिंथेसिस। सबसे बड़ा तो वे यही है, सोच लीजिए अगर फॉरेस्ट कम हो गए तो फिर सांस लेने के, है ना, लाले पड़ जाएंगे। ऑक्सीजन कनेक्ट्स द ऑक्सीजन साइकिल विथ कार्बन साइकिल। In some bacteria, the process of nitrogen fixation is inhibited by the presence of oxygen. ठीक, existence time of oxygen in atmosphere is 2,000 years. मतलब एक बार जो जनरेट हो गई इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एक बार जो ऑक्सीजन जनरेट हो गई 2000 साल तक रहती है, ठीक। द रेजिडेंस टाइम ऑफ CO2 इज़ 300 ईयर्स। नो डाउट कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन 300 साल बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना भी आप कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हो वो 300 सालों तक आपके एटमॉस्फेयर में रहती है। कुछ बैक्टीरियाज जो ग्रो नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड phosphorylation. Oxygen is obtained from the glucose produced in the process of photosynthesis, ठीक है, from carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसमें से ऑक्सीजन बनता है। द टोटल लाइट रिसीव्ड ऑन द अर्थ इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज़ अबाउट 2 to 3%। अगर 100 यूनिट्स ऑफ लाइट जो सन से मिलती है उसका हार्डली 2 से 3% वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। देखो यूटिलाइजेशन मतलब वो बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस करके आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ को थोड़ा ना प्लांटेशन और इन सब तरफ भी ध्यान देना चाहिए हमको। अबाउट 65% ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, राइट। So that's all for today's class. In this, tomorrow we will do page number 11 to 20, 10 पेज हो जाएंगे, ठीक है। सो बताइएगा गाइज आपको ये क्लासेस कैसी लगी, कुछ सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस अगर आपको हो तो आप वो भी बता सकते हैं। सो प्लीज़ आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों में, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इट्स अ न्यू वन ऑन यूट्यूब, दो आई एम नॉट न्यू वन बट द चैनल इज़ न्यू, राइट।
सो इसका ये जो PDF है इसका लिंक आपको मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप चाहें तो आप अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय।